आज हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग का केस कब आता है? तो आंसर है लिमिटिंग का केस तब आता है जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर स्लाइड करना चाहता है। देयर इज ए इंटेंशन ऑफ मोशन। हमने यहां पर एक फोर्स लगाया, अप्लाइड फोर्स। इस अप्लाइड फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट इधर चलना चाहता है। इट हैज द इंटेंशन टू मूव बट अप टू सर्टेन लिमिट दिस डज नॉट। क्यों मूव नहीं करता है? क्योंकि इसमें एक अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स पैदा हो जाता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की इनिशियल क्वालिटी क्या होती है? इट इज सेल्फ एडजस्टिंग। ये हमने लगाया 1 न्यूटन, इसने अपने आप को कितना बना लिया? 1 न्यूटन। उस समय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना कहलाएगा? 1 न्यूटन। जब हमने इसको 2 किया तो 2। ऐसा जब हम इसको बढ़ाते जाते हैं तो फ्रिक्शन अपने आप को इंक्रीज करते जाता है अप टू ए सर्टेन लिमिट। जब वो लिमिट आ गई उसके बाद अगर हम फ्रिक्शन को अप्लाइड फोर्स को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? जैसे ही वो लिमिट क्रॉस करके अप्लाइड फोर्स को बढ़ाएंगे द फ्रिक्शन कैन नॉट इंक्रीज इटसेल्फ एनी मोर। तो वो ऑब्जेक्ट में एक नेट फोर्स पैदा हो जाएगा बिकॉज फोर्स अप्लाइड हैज बिकम लार्जर देन द फ्रिक्शन फोर्स। तो इधर एक नेट फोर्स पैदा होगा, उस नेट फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा। राइट? तब मोशन स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग वो वाले मोशन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम उस लास्ट पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं व्हेन द फ्रिक्शन हैज बिकम इट्स लिमिट। उस लिमिट में अब ये रुका हुआ है, इसमें अगर थोड़ा सा भी हम फोर्स को बढ़ाएंगे तो ये मूव कर जाएगा। उस समय जो फ्रिक्शन लगा रहा है उस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये किस पर डिपेंड करता है? प्रैक्टिकली हमने देखा, टेक्निकली लैंग्वेज एक अलग चीज है। प्रैक्टिकली हमने क्या देखा कि इस पर ये एक बॉडी को मैंने रखा, फोर्स लगाया, दिस फोर्स इज 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, ये नहीं चला। जैसे ही 2 को क्रॉस किया ये चलना शुरू हो गया। तो इसमें कितना लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रिएट हुआ? दोनों सरफेस के बीच 2 न्यूटन, क्योंकि 2 को क्रॉस करते हैं तो चलता है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर इसको और रख दिया, ये डबल हो गया। अब फिर से इस पर फोर्स लगाया, 2 पर नहीं चला, 3 हो गया तब भी नहीं चला, 4 पे भी नहीं चला। जैसे ही 4 को क्रॉस किया फिर से चलना शुरू हो गया। तो हमारे दिमाग में ये आया कि चूंकि हमने इसको ऐसा बढ़ा दिया, 2 से ये 4 हो गया, अब हमने इसको ऐसा कर दिया एक और अब हम करके देखते हैं एंड यू कैन ऑल प्रेडिक्ट अब कितना लगेगा? 6 लगेगा। तो हमने एक नियम बना दिया छोटा सा कि 6 पे चला मतलब इसके अंदर फ्रिक्शन कितना पैदा हो गया? 6। देखिए ये वाली सरफेस इस सरफेस के कांटेक्ट में है, अभी भी वही सरफेस कांटेक्ट में है, अभी भी वही सरफेस कांटेक्ट में है, अभी भी वही सरफेस कांटेक्ट में है। सरफेस का कांटेक्ट तो नहीं बदल रहा है, तो फिर क्या बदल रहा है? वेट बदल रहा है। क्या बदल रहा है? वेट। मास, और मास से mg। जब mg इस पर नीचे लगता है ये नीचे की तरफ जाता है और इसके कांटेक्ट में आता है, इसके कांटेक्ट में आता है तो ये इस पर कांटेक्ट फोर्स लगाता है। जब ये इस पर कांटेक्ट फोर्स का एक्शन करता है तो ये इस पर क्या करेगा? रिएक्शन। तो अब अगर हम ये वर्ड यूज करें दैट हियर द रिएक्शन इज लेस, द रिएक्शन इज डबल, द रिएक्शन इज ट्रिपल, तो ये बात समझ में आती है? इज इट क्लियर कि जब हम इसको 1 को रखते हैं, 2 को रखते हैं, 3 को रखते हैं तो क्या चीज इंक्रीज हो रही है? रिएक्शन। आप कुछ भी बोल सकते हैं, मास इंक्रीज हो रहा है बॉडी का, ठीक है,
बॉडी का वेट इंक्रीज हो रहा है, बॉडी का फोर्स ऑन दिस सरफेस इंक्रीज हो रहा है, और इस सरफेस का इस बॉडी पर रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, ये सब चीज का एक ही मतलब है। हम उसमें से जो शब्द चुनते हैं वो है रिएक्शन ऑफ द सरफेस ऑन द बॉडी। तो जब हम पहले यहां पर 2 न्यूटन में इसको चला रहे थे, 2 न्यूटन में ये चलता था, तो 2 न्यूटन में चलने से इसका रिएक्शन कितना था, 1। अब हमने इसका रिएक्शन कैसा कर दिया, 2। अब ये 2 न्यूटन की बजाय किस में चलता है, 4 में। अब इसका हमने रिएक्शन क्या बना दिया, 3, 1 2 3, 3 को ये रिएक्ट करता है, तो अब हमारा फोर्स भी कितना हो गया, 6। अगर ये 6 है, 6 तक को इसने रोका फ्रिक्शन में, मतलब फ्रिक्शन भी कितना बन गया है, 6। तो फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन। ये चीज समझ में आ रही है। सो इसी के हमने वर्ड्स बना दिए, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। और उसको मैथमेटिक्स हमने लिखा, इन लिमिटिंग केस force of friction is proportional to normal reaction। अब मैथमेटिकली अगर हमको प्रोपोर्शनेट को इक्वल बनाना है, then we will have to put one constant of proportionality here, वो हमने चुना mu। So force of friction is equal to mu into R। Now what is this mu? Mu is a constant, इसका हमने नाम रखा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। mu is कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्यों इसका नाम पड़ा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? ओके, इसको थोड़ा सा और दिमाग में क्लियर करिए। यहां पर एक बॉडी को हमने इस सरफेस पे रखा है, ये इसको नीचे दबाती है, कितने फोर्स से, mg। ये बॉडी इसको रिएक्ट करती है ऊपर r, और ये r भी किसके बराबर है, mg। ये रिएक्शन, जैसे जैसे हम इसका मास बढ़ाते जाएंगे, सिंगल डबल ट्रिपल ऐसा बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे mg बढ़ेगा, तो कौन बढ़ता जाएगा, रिएक्शन बढ़ता जाएगा। जितना रिएक्शन बढ़ेगा उतना हमको इधर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टूडेंट को होता है, मैं क्लियर करना चाहता हूँ। फोर्स अप्लाइड और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का फोर्स, इनका आपस में क्या रिलेशन होता है, तो इनका आपस में रिलेशन देखिए। ये फ्रिक्शन के फोर्स को नापने के लिए, इसको मेजर करने के लिए हम लोग फोर्स अप्लाइड को यूज करते हैं। हम बोलते क्या है, फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू आर। होता क्या है, फोर्स अप्लाइड इज प्रोपोर्शनल टू mg। क्यों, mg इज इक्वल टू आर। तो फोर्स अप्लाइड कहां से आ गया, हम तो बोल रहे हैं फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू। तो एक चीज समझिए, हम क्वांटिटीज को, फिजिक्स में क्वांटिटीज को नापते कैसे, तो हमारा आंसर है कि नापने का तरीका है हमारा कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड, जैसे हमने आपसे बोला कि ये बाजार आप गए सब्जी लेने के लिए, ये आपने सब्जी उठाई, तो आप बोला कि ये सब्जी कितनी है। इस सब्जी को देखकर आप नहीं बता सकते कि ये कितने किलोग्राम है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक स्केल में रखते हैं, एक तराजू में रखते हैं। यहाँ पर हमने वेजिटेबल डाल दी और यहाँ पर हमने ये लोहे के बार रखे, इस पर लिखा हुआ है 1 kg, 2 kg, 3 kg। इसको रखा, इसको कम ज्यादा किया और इसको बैलेंस कर दिया। जब ये बैलेंस हो जाता है, देन व्हाट वी आस्क यू कि ये सब्जी कितनी है, और ये सब्जी कितनी है के लिए आप इस सब्जी को नहीं देखते, इसको देखते, इधर का बाट कितना। अगर यहाँ पे ये 2 kg का बाट रखा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, सब्जी कितनी है। सब्जी को तो आपने कुछ किया नहीं है, देखा किसको, 2 kg, राइट। अगर हमने सब्जी बढ़ा दी तो आप फिर उसको नहीं देखोगे, इसको देखोगे कि कौन इसको क्या करता है, बराबर।
तो अगर ये दोनों बराबर है तो ऐसा रहेगा, ये ज्यादा है तो ऊपर हो जाएगा, नहीं तो नीचे हो जाएगा, गिनो जाए। तो इसको नापने का तरीका क्या है? कंपैरिजन मेथड, वी कंपेयर विद दिस फोर्स। ये दोनों तरफ के फोर्स बराबर होंगे तो क्या होगा? इसका मेजरमेंट वही होगा जो इसका मेजरमेंट है, और इसका मेजरमेंट हमने लिखा हुआ है। इसी तरह से मुझे यहाँ पर फ्रिक्शन निकालना है, पर सरफेस के अंदर घुस के हम फ्रिक्शन को नाप नहीं सकते कि फ्रिक्शन कितना है। तो हम क्या तरीका करते हैं? इसका बिल्कुल यही स्केल वाला तरीका हम करते हैं। यहाँ पर हमने एक पुली लगाई, ये यहां से एक स्प्रिंग लगाई और ये स्प्रिंग घुमाकर ऐसे ले आए, और यहां पर हम एक के ऊपर एक वेट ऐड कर सकते हैं। यहां पर हमने ऐड किया 5, 6, 7 ऐड किया तो ये नहीं चला। जैसे ही 7 के बाद हमने 50 ग्राम भी और डाला तो ये चलना शुरू हो गया। तो लास्ट में कब तक रुका था? ये 7। ये क्या चीज है? हमारा अप्लाइड फोर्स 7 kg। 7 kg तक रुकता है, उसके बाद चल पड़ता है। लेकिन हमको मालूम है ये इसको रोक के कौन रखता है? फ्रिक्शन। तो आप बताइए फ्रिक्शन कितना हुआ ज्यादा से ज्यादा? 7। तो हमको इस सरफेस में यहाँ घुस के कोई इंस्ट्रूमेंट लगा के फ्रिक्शन को नापने की जरूरत नहीं है। हमने किससे नापा? हमने नापा एट द टाइम ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये है। तो हम नापते किसको है? फोर्स अप्लाइड को। और नाम किसका देते हैं? फ्रिक्शन का, क्योंकि हमको ये मालूम है कि फोर्स अप्लाइड फ्रिक्शन के बराबर होता है। समझ आ गया? किस समय होता है? यही एक चीज है जो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। 7 kg तक ये रुका है। अगर हमने 8 kg लगाया या 10 kg लगाया तो क्या होगा? 10 kg हमने लगाया, फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 7। तो ये है 10, 3 एक्स्ट्रा हो गया, वो 3 इसका क्या बन जाएगा? नेट फोर्स। उस नेट फोर्स के कारण ये बॉडी चलनी शुरू कर देगी। फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे। उस फ्री बॉडी डायग्राम में इधर कितना बनेगा? 10 kg, और इधर कितना बनेगा? 7 kg। इसका मास m है, नेट फोर्स कितना आ गया? 3 kg इंटू g। 3 इंटू जी डिवाइडेड बाय मास। ये क्या मिल गया हमको? एक्सीलरेशन। उस एक्सीलरेशन से बॉडी चलनी शुरू हो जाएगी। ये होगा। फिर वापस आते हैं, कितना फोर्स लगाया? 10 kg लगाया था। अब बताइए क्या अप्लाइड फोर्स 10 kg फ्रिक्शन के बराबर है? नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन अपनी लिमिट 7 अचीव कर चुका है। तो अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन के फोर्स के बराबर होता है। ये नियम कब तक सच है? 0 से लेके लिमिटिंग तक। कब तक सच है? सिर्फ लिमिटिंग में नहीं। जैसे फिर से देखिए, यहां पर मैंने लगाया 2 kg और ये ऑब्जेक्ट नहीं चला। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं चला तो फ्रिक्शन कितना है? 7 kg या 2 kg? आप 7 नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आप 7 बोलोगे तो फ्री बॉडी डायग्राम में इधर कितना हो गया? 7। इधर कितना हो गया? 2। तो बॉडी को इधर जाना चाहिए। जाती है क्या? नहीं जाती। बॉडी तो खड़ी है, मतलब नेट फोर्स कितना है? 0। नेट फोर्स 0 कब हो सकता है? जब ये दोनों फोर्स आपस में बराबर हो, और हम सिर्फ 2 लगा रहे हैं। इसलिए फ्रिक्शन भी कितना बना होगा? 2 बना। तो फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हमने लगाया कि 1 kg है तो फ्रिक्शन भी कितना बनेगा? 1। हमने 2 लगाया तो फ्रिक्शन कितना बनेगा? 2। हमने 7 लगाया तो फ्रिक्शन कितना बनेगा? 7। और हमने 8 लगाया तो फ्रिक्शन कितना बना? 7, क्योंकि वो उसकी लिमिट है। समझ आ गया? इस तरह से फ्रिक्शन को हम कब तक इक्वेट कर सकते हैं? आंसर है लिमिटिंग फ्रिक्शन तक इक्वेट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। लेकिन लिमिटिंग तक तो कर सकते हैं। ये हमारा नापने का तरीका है। अच्छा, इसका हमको क्या बेनिफिट होता है?
अगर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लें तो हमको ये पता लग जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरी सरफेस पर खींचने के लिए हमको कितना फोर्स चाहिए, राइट? कितना फोर्स चाहिए, कितना फोर्स चाहिए? लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर फोर्स चाहिए। 7 kg से यहां पर हमको 7 kg तो मिनिमम चाहिए, उसके बाद बढ़ाएंगे चलेगा, तो 7 kg लगाएंगे चलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए ये हमने रिलेशन बनाया, फ्रिक्शन इज इक्वल टू यू इंटू आर, और हमको मालूम है कि ये जो फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको मेजर किससे करते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन इज मेजर्ड बाय applied force, is measured by applied force to start motion. अब इसको देखकर हम इनिशियल न्यूमेरिकल बनाने की कंडीशन में हैं। इस तरह से इनिशियल न्यूमेरिकल हम बनाएंगे। देखिए यहां ग्राउंड पर ये एक बॉक्स रखा है, इस बॉक्स का वेट है 20 kg। इसकी सरफेस और ग्राउंड की सरफेस, इन दोनों के बीच जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज 0.6, U इज इक्वल टू 0.6। हमको इधर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये मूव करे? इसको खिसकाने के लिए, मूव करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो पहला लॉजिक है उतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि हम लिमिटिंग फ्रिक्शन को पार कर लें। ये तो पक्का है। इसका मतलब हमको क्या कैलकुलेट करना है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, वही हमारा अप्लाइड फोर्स बताएगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? U इंटू आर। तो बताइए कितना हो जाएगा ये? अब इसमें आर लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो हम लिखते हैं अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्या लिखना है? U इंटू आर, और आर किसके बराबर होता है? mg। तो म्यू कितना लेना है? यहां से हमने लिया 0.6, m कितना लेंगे? 20, और g कितना लेंगे? 10। सो दिस गिव्स द आंसर। कितना आएगा ये? कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 120 न्यूटन। अगर न्यूटन की भाषा में बात करेंगे, अगर केजी की भाषा में बात करेंगे तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 12 kg वेट। ये ग्रेविटेशनल यूनिट में क्या बोलेंगे? 12 kg वेट। और एसआई सिस्टम में क्या बोलेंगे? 120 न्यूटन। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट। There is a mass of 40 kg. When we apply the force of 10 kg here, it starts moving. It starts moving. Then, what is the value of coefficient of friction? Find the value of coefficient of friction. निकालिए, कैसे निकालेंगे? जिस समय कोई चीज चलने लगती है उस समय फोर्स अप्लाइड किसके बराबर होता है?
फ्रिक्शन के बराबर। किसके बराबर होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। अभी हमने फोर्स अप्लाइड कितना किया हुआ है इसका? 10 kg। तो फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू 10 kg, दैट इज इक्वल टू फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन आपको कितना मिला? 10 kg। ओके, आर की वैल्यू कितनी है? यस, आर इज इक्वल टू 8, दैट इज 40 kg। ये 40 kg से इसको नीचे दबा रहा है, तो ये 40 kg से इसको ऊपर दबा रहा है, तो रिएक्शन इज इक्वल टू 40 kg। तो देखिए F किसके बराबर होता है? फ्रिक्शन, दिस इज 10 kg। रिएक्शन किसके बराबर होता है? हॉरिजॉन्टल केस में mg के बराबर, तो ये कितना है? 40 kg। अब इसको सेट कर दीजिए। म्यू इज इक्वल टू व्हाट? म्यू इज इक्वल टू F अपॉन R। म्यू इज इक्वल टू फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, एंड फ्रिक्शन हियर इज 10, नॉर्मल रिएक्शन इज 40। ये म्यू की वैल्यू है। हाँ जी, तरीका समझ आया? के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। यहां पर हमने व्हील लगा दिए, या ऐसे ऐसे दो रोलर रख दिए दोनों बॉक्स के नीचे में। अब इसका फ्रिक्शन कम होकर हो गया 0.1। म्यू की वैल्यू कितनी हो गई? 0.1। अब बताइए हमको यहां पर कितना वेट देना पड़ेगा कि ये मूव करना शुरू कर जाए? ये कितना वेट देना होगा? म्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0.1। आर की वैल्यू कितनी है? 40 kg। तो बताइए फोर्स कितना आएगा? 4 kg। अब ये कितने में आ जाएगा? 4 kg। 4 kg में स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से ये फोर्स किस पर डिपेंड करता है? म्यू पे डिपेंड करता है। अगर हमने यहाँ पे बड़े अच्छे वाले बॉल बेरिंग लगा दिए, जो स्केट्स पे रहते हैं, या उस तरह के बॉल बेरिंग लगाए और उसका म्यू और कम कर दिया 0.01, तो ये अब कितना हो जाएगा? 0.4 kg। सिर्फ यहाँ पे 400 ग्राम लगाएंगे और ये चीज खिसकनी शुरू हो जाएगी। तो एक बॉडी दूसरी बॉडी पर स्लाइड करती है, तो उसके लिए जो फोर्स लगता है वो किस पे डिपेंड करता है? म्यू पे और आर, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। और अगर आर को हम नहीं बदल सकते तो हम किसको बदल सकते? म्यू को बदल सकते। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम बदल सकते। कैसे? उसके बीच में तेल डाल देंगे, तो ऑयल के कारण म्यू की वैल्यू कम हो जाएगी, फ्रिक्शन कम हो जाएगी। इस तरह से हम फ्रिक्शन को कम करके अपने एफर्ट की वैल्यू को कम कर सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट वी नॉर्मली डू। ओके, इसके बाद नेक्स्ट फीचर हम पढ़ते हैं, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये एक बॉडी एक सरफेस पर रखी है, दोनों सरफेस के बीच में कांटेक्ट है, देयर इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन and it is reacting downward with certain action which is made and it is giving a normal reaction R against this weight। इस पर हमने एक एफर्ट फोर्स लगाया, फोर्स अप्लाइड। जैसे ही फोर्स अप्लाइड इस तरफ लगाया तो इसका इंटेंशन इधर चलने का हुआ और इंटेंशन को अपोज करने के लिए एक फ्रिक्शन का फोर्स बन गया। वो फ्रिक्शन के फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ फ्रिक्शन। इसमें से दो रियल फोर्सेस है, कौन सा? वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, और दूसरा अप्लाइड फोर्स जो हमने लगाया। वेट के रिएक्शन में कौन पैदा हुआ? नॉर्मल रिएक्शन। और फोर्स अप्लाइड के रिएक्शन में कौन पैदा हुआ? फ्रिक्शन। ये दोनों रिएक्शनरी फोर्सेस हैं। ओके,
अब ये दोनों रिएक्शनरी फोर्सेस का हमने रिजल्टेंट निकाला। रिजल्टेंट निकालने के लिए यहां से पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया और ये इसका डायगोनल, दिस डायगोनल। ये नॉर्मल रिएक्शन को अगर हम यहां पर n लिखते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, then this is force of friction, this is also force of friction, क्योंकि ये दोनों इक्वल है एक ही डायरेक्शन में, and this is normal reaction. Okay? ये क्या चीज है? This is resultant, resultant of friction and normal reaction. Resultant. रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच एक एंगल बनता है, ये वाला एंगल। लेट्स मार्क दिस एंगल एज थीटा। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा है तो इस वेक्टर की लेंथ ज्यादा हो जाएगी। अगर इस वेक्टर की लेंथ ज्यादा हो गई तो इसकी लेंथ भी ज्यादा हो जाएगी यहां तक। तो ये रिजल्टेंट कहां बनेगा? ऐसे थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो गई। क्यों इंक्रीज हो गई? क्योंकि फ्रिक्शन इंक्रीज हो गया। अगर फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो थीटा की वैल्यू किसके अनुसार बदल रही है? फ्रिक्शन के अनुसार। इसलिए ये जो थीटा एंगल है इसका नाम है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस पूरे डायग्राम में बहुत सारे एंगल हैं, इधर भी एंगल है, इधर भी एंगल है। हम इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी और फ्रिक्शन कम होगा तो इसकी वैल्यू कम होगी। इसलिए ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। ये एंगल को हम डिफाइन कैसे करें? किस किस के बीच में है ये एंगल? सो दिस इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाइए एंड राइट डाउन व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हाँ जी, आपने नोट कर लिया। अब इस डायग्राम में देखिए टेंजेंट थीटा क्या होता है। इन द गिवन डायग्राम थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। Tangent of theta is friction upon normal reaction. But we know that friction upon normal reaction is coefficient of friction. अभी आपने किया, friction upon normal reaction is coefficient of friction. Therefore, this can be written as mu.
Now we will study what is meant by angle of repose. Angle of repose. देखिए एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। ये आपको दो सरफेसेस दिख रही हैं। ये दोनों अभी हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं। अगर हम चाहे तो इसको एक को ऐसा उठा के इसको इंक्लाइन बना सकते हैं, राइट। और यहाँ पर अगर नापने के लिए कुछ लगा देंगे, देन वी कैन मेजर द एंगल 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 90. Okay. Now what happens? I keep this one body on this. Okay. यहां से हमने इसको ऊपर उठाया। वेट का एक पोर्शन इसको नीचे ले जाना चाहता है, पर क्या ये डस्टर नीचे जा रहा है? नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? फ्रिक्शन इसको रोक रहा है। देयर इज अ इंटेंशन ऑफ मोशन, इसको नीचे जाना है, पर उस इंटेंशन को कौन अपोज करता है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इसको नीचे नहीं जाने देता। एंड आई मेक द डायग्राम लाइक दिस। ये यहाँ पर बॉडी है, ये हमने एक एंगल बनाया। दिस इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा। इसका मास वेट बनाता है mg, जो नीचे काम करता है टुवर्ड्स अर्थ। नाउ वी कैन डिवाइड इट इनटू टू कंपोनेंट्स। वन कंपोनेंट इज नॉर्मल टू द सरफेस, दिस, एंड वन कंपोनेंट इज अलोंग द सरफेस। ये दो कंपोनेंट बनते हैं। ये डायग्राम आप पहले बना चुके हैं। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा? And if this angle is alpha, then how much is this component? mg cos alpha. And how much is this component? mg sin alpha. mg cos alpha क्या काम करता है? It press the surface. सरफेस को नीचे की तरफ दबाता है 90 डिग्री परपेंडिकुलर पे। तो न्यूटन थर्ड लॉ से वो सरफेस क्या करेगी? रिएक्ट करेगी। रिएक्ट करके इसको किधर दबाएगी? ये ऊपर की तरफ। ये रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos थीटा। कोई नेट फोर्स बना क्या? नहीं बना। ओके। इसलिए ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने से ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में भी नहीं जाता है, इस डायरेक्शन में भी नहीं जाता है, वही खड़ा है, क्योंकि दोनों तरफ के फोर्स इक्वल है और नेट फोर्स क्या बन चुका है? 0। अब ये वाला जो फोर्स लग रहा है mg sin अल्फा, ये क्या करता है? ये एक नेट फोर्स बना जो इसको नीचे खींच के लाता है, पर जैसे ही इसका इंटेंशन होता है नीचे लाने का, इंटेंशन आते ही कौन पैदा हो जाएगा? फ्रिक्शन। किस डायरेक्शन में? अपोजिट टू द इंटेंशन ऑफ मोशन। तो यहां पर एक फ्रिक्शन ऐसा पैदा होंगे और ये ऑब्जेक्ट नहीं चला। अगर नहीं चला तो ये फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? जरूर mg sin अल्फा के बराबर होगा। इसीलिए उसने उसको बैलेंस कर दिया और वो नहीं चल पाता। ये बात समझ में आई? अच्छा, अब थोड़ा सा अल्फा और साइन अल्फा इसकी वैल्यू के बारे में सोचिए। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। और साइन 90 की वैल्यू 1। जैसे जैसे अल्फा बढ़ता है वैसे वैसे साइन अल्फा की वैल्यू बढ़ती है। जैसे जैसे साइन अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ये वाले फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। इधर कौन काम करता है? फ्रिक्शन। जैसे जैसे ये अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, फ्रिक्शन की वैल्यू भी अपने आप बढ़ती जाएगी ऑटोमेटिकली। कब तक? यस, कब तक बढ़ेगी? लिमिट आने तक, लिमिटिंग तक। उसके बाद नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर हम अल्फा को और बढ़ा देंगे तो क्या होगा? mg sin अल्फा ज्यादा हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिर क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा बिकॉज देयर इज ए नेट। अब इसी चीज को मैं आपको यहां दिखा रहा हूं कि ये हमने किया अल्फा 10 डिग्री,
तो ये डस्टर नहीं चला। अब 20 डिग्री, 30 डिग्री, ये 30, 35, 36, 37 चला। 37 पर आकर ये चल, उस समय फ्रिक्शन इसको नहीं रोक पाया। ये जो एंगल 37 बनता है, जिस एंगल पर ये कन्वर्ट हो जाता है, किस पे कन्वर्ट होता है? स्टॉप वाली कंडीशन से मोशन वाली कंडीशन पे आ गया। ठीक है, व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग, व्हेन इट इज एट द वर्ज ऑफ मोशन, दैट एंगल 37 डिग्री इसमें आया। हर एक में अलग अलग हो सकता है। वो एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज बिटवीन दिस सरफेस एंड दिस सरफेस। ये कितना इसमें आया था? अच्छा, अब देखिए, ये एक प्लास्टिक है और इसको मैंने इस पर रखा। अब इसको शुरू किया, ये 10 डिग्री, दिस इज 20 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, ये 31, 32। इसका एंगल ऑफ रिपोज कितना है? 32। उसका एंगल ऑफ रिपोज कितना आया था? 37। क्यों? तो हम ये बोलेंगे प्लास्टिक एंड पेपर हैज एंगल ऑफ रिपोज 32 एंड दिस कॉटन एंड पेपर हैज एंगल ऑफ रिपोज 37। जैसे जैसे मटेरियल की जोड़ी बदलेगी, वैसे वैसे एंगल ऑफ रिपोज बदल सकता है। लेकिन एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, ये समझ में आया? इंक्लिनेशन का वो वाला एंगल जब ये ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करना स्टार्ट करे, दिस इज एंगल ऑफ रिपोज। तो पहले हम लिख लेते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है और फिर उसका इक्वेशन लिखेंगे। This is called angle of repose. This is angle of repose between two surfaces. अच्छा, ये अगर हमारा एंगल ऑफ रिपोज बना तो हम इसकी एक कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। छोटी सी कैलकुलेशन देखिए,
इस mg sin अल्फा को कौन रोकता है? फ्रिक्शन। तो हमारा एक इक्वेशन बना mg sin अल्फा इज इक्वल टू फ्रिक्शन, क्योंकि ये ठीक उस समय का फोर्स है जब फ्रिक्शन लिमिटिंग हो चुका है। ये तो लिमिटिंग के समय में अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल होते हैं, so it gives us this equation. Then normal reaction R is equal to mg cos alpha. mg cos alpha is equal to normal reaction. Then alpha is equal to friction upon R, but friction upon R is coefficient of friction mu, और अगर ये mu होता है तो हमको मालूम है यहाँ से क्यों फ्रिक्शन अपॉन R नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या है? tan theta. This is equal to tan theta. Therefore alpha is equal to theta. What was theta? Angle of friction. What is alpha? Angle of repose. Therefore angle of repose is angle of friction. एंगल ऑफ रिपोज ही क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो हमने यहाँ पढ़ा था, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमने खाली थ्योरी पढ़ी थी। ये फ्रिक्शन का फोर्स है विच इज ए रिएक्शनरी फोर्स, ये नॉर्मल रिएक्शन है, इन दोनों का रिजल्टेंट बनता है, वो रिजल्टेंट इसके साथ जो एंगल बनाता है उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। पर ये कहाँ होता है? नहीं होता कहीं भी, ये सिर्फ थ्योरी है, ये कैलकुलेशन है जो हमने की है, लेकिन लैब में हमको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहीं दिखता नहीं है, क्योंकि लैब में हम फ्रिक्शन को, नॉर्मल रिएक्शन को, उसके रिजल्टेंट को कहाँ हम लाइनें नहीं बना सकते, पेपर पे बना सकते हैं कैलकुलेट करके। लेकिन हमने पेपर पे प्रूफ क्या कर दिया कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिपोज। और एंगल ऑफ रिपोज तो आपने अभी अभी देखा, ये तो हम लैब में बनाते हैं, यहाँ पर ऐसा लगा लेते हैं अपना जो एंगल नापने का रहता है, और लगा के इसको ऐसा उठाते हैं, ये 40 डिग्री आया और ये स्लिप हुआ, तो एंगल ऑफ रिपोज हमने नाप दिया 40 डिग्री। और थ्योरी से हमको क्या मालूम है, क्या प्रूफ किया है कि एंगल ऑफ रिपोज ही क्या होता है? So if I ask you what is the angle of friction between this surface and this surface, what will be your answer? 40 डिग्री। समझ आया? इस तरह से हम क्या निकालते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। अब अगर ये एंगल ऑफ रिपोज भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन है तो म्यू निकालना बड़ा आसान हो गया। म्यू क्या है? टेंजेंट ऑफ अल्फा। अब मान लीजिए इसको मैंने ये वुड को यहाँ पे रखा और इसको ऐसा किया, 30 डिग्री हुआ और ये स्लिप होना शुरू हो गया 30 डिग्री पे, तो बताइए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड दिस पेपर कितना है? यस, बिल्कुल ठीक। कितना होगा? 1030। 1030 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। So how much is coefficient of friction? 1/√3 between these two. यही आपके प्रैक्टिकल के सिलेबस पे है कि आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, ये वाले एंगल ऑफ रिपोज मेथड से। और ये आप देखेंगे ये इक्विपमेंट आपकी लैब में है, यहाँ पर ऐसे एंगल निकालने के लिए इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, और इसको आप धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। जैसे ही ये स्लाइड होना शुरू करेगा उस एंगल को नोट कर लेंगे, उसका टेंजेंट कैलकुलेट करेंगे, दैट टेंजेंट विल गिव यू द म्यू। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट।
एंगल ऑफ रिड्यूस। ठीक, तो आज हम लोग यही सब करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में करेंगे।